फर्स्ट लेक्चर है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड के लिए। ठीक है, लेसन 5 आपकी बुक का माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय डिमांड। ठीक, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इससे भी पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डिमांड की। ऑर्डिनली जो हम जनरली समझते हैं कि डिमांड का मतलब क्या होता है कि हमने जो चाहा उसी को हम डिमांड कहते हैं। कि हमने कहा पापा हमें एक फ़ोन ला दो, तो ये हमारी डिमांड है। लेकिन नहीं, डिमांड हम जो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, उसका मतलब जो हम एक्चुअल में समझते हैं उससे कहीं अधिक है। क्या है अब मतलब, तो ऑर्डिनरी द टर्म डिज़ायर एंड डिमांड आर यूजुअली इंटरचेंजेबली, बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड हैज़ अ डिस्टिंक्ट मीनिंग। सपोजिंग यू डिज़ायर टू हैव एन LED TV but you do not have enough money to buy it, then this desire will remain just a wishful thinking. It will not be called demand. And if in spite of having enough money you are not willing to spend it on LED TV, demand does not emerge. The desire becomes demand only when you are ready to spend money to buy LED TV, which means that demand for a commodity is the desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and the willingness to spend. यानी कि हमारा जो डिमांड है वो हम जनरली क्या समझते हैं कि इच्छा व्यक्त करना किसी चीज़ की और किसी की चीज़ की मांग करना वो एक ही होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र की भाषा में दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं। मान लीजिए कि आप LED TV खरीदना चाहते हैं और आपके पास इनफ मनी नहीं है, तो ये जो इच्छा है ये आपकी केवल एक इच्छा ही रह जाएगी, ये जो है डिमांड नहीं कहलाएगी। और अगर मान लीजिए आपके पास पैसा इनफ है, ठीक है, लेकिन आप उसको LED TV पे खर्च ही नहीं करना चाहते, तब भी डिमांड जो है वो विश ही रहेगी, डिमांड नहीं होगी। तो हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डिमांड होती है वो किसी भी कमोडिटी की क्या होती है कि उस कमोडिटी को खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए, उसको खरीदने के लिए परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, और हम उस चीज़ पर पैसा खर्च करने को तैयार भी होनी चाहिए। तो यानी कि हमारा जो डिमांड है वो क्या होती है, डिमांड एक ऐसी इच्छा होती है जिसके लिए हमारे पास इनफ परचेजिंग पावर यानी कि पैसा होता है और जिसके ऊपर हम जो है वो खर्च करना चाहते हैं, तभी कोई भी बिल जो है वो डिमांड में बदल सकती है। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसे कि हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्राइस टू चार्ज, फैक्टर्स डिटरमाइन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, एग्जामिन्स लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द पोटेंशियल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस इट्स डिमांड। यानी कि कितना हम बनाएं और किस प्राइस को हम चार्ज करें, ठीक है, कौन से फैक्टर्स डिमांड के हैं प्रोडक्ट के, ठीक है, जो डिटरमाइन कराते हैं किसी प्रोडक्ट की डिमांड को, ठीक है, या फिर हमारा प्राइस डिमांड का रिलेशनशिप, या फिर हमारा, और इसके साथ में हम जो इस लेसन में पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं कि इम्पैक्ट क्या है पोटेंशियल फैक्टर्स का जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सब हम इन पूरे लेसन्स में पढ़ेंगे, जिसकी हम कई सारी सेवरल क्लासेस लेंगे। लेकिन इस पूरे लेसन में जो है वो हमारा क्या है कि कितना बनाएं, उसका क्या प्राइस चार्ज करें, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, और साथ में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, अब जैसे कि हमने पढ़ लिया है ना कि द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइजेस इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर किसी भी कमोडिटी के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो लोग जब खरीदना चाहते हैं उसे खरीदने के योग्य भी होते हैं अलग अलग प्राइसेस पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, उसको हम डिमांड कहते हैं। अब डिमांड कितने प्रकार की होती है, तो डिमांड होती है हमारी कई प्रकार की, डायरेक्ट एंड डिराइव्ड डिमांड फर्स्ट, सेकेंड इज इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, रिकरिंग एंड रिप्लेसमेंट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री एंड कंपीटिंग डिमांड, न्यू एंड रिप्लेसमेंट डिमांड। तो यहाँ कई प्रकार की डिमांड हम देखते हैं जिनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। स्टार्ट विद व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं तो हमें ये बता रहे हैं कि डिमांड जो है वो कहते किसे हैं, ठीक है, यानी कि डिमांड किसे कहते हैं, डिमांड के कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि डिमांड क्या है, कितना डिमांड है, और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें पता लगता है कि डिमांड कितनी है किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में, तो वो फैक्टर्स जो हैं वो हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहलाते हैं। हालांकि ये जो चीज़ें हैं ये हम पिछले प्रीवियस लेसन में पढ़ के आए हैं, अपने 4th लेसन में पढ़ के आए हैं, लेकिन स्टिल 3rd 4th लेसन में हमने पढ़ी हैं अपने, लेकिन फिर भी जो है आप लोग जो है इन कंसेप्ट से क्लियर अभी तक नहीं है। इसीलिए हम इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से स्टडी करने वाले हैं और आगे ढंग से
करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट, किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, ठीक है, उससे भी डिमांड जो है वो डिटरमाइन होती है। किस तरीके से कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है 10 रुपये का और हम उसको देने के लिए 8 ही रुपये देने को तैयार हैं, तो ये डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम उसके लिए 8 रुपये देंगे और 8 रुपये में वो प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। तो यानी कि प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड जनरेट करने में हेल्पफुल है। इनकम ऑफ कंज्यूमर, की कंज्यूमर की आय कितनी है, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ मतलब क्या है कि व्यक्ति जब उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार होता है तभी हम उसको डिमांड कहते हैं। तो यहाँ कंज्यूमर की इनकम भी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस, सपोज आप कॉफ़ी खरीद रहे हैं तो चाय के प्राइसेस, मतलब उसके जैसी दिखने वाली उस सेम टाइप की गुड्स की जो प्राइसेस होते हैं। मान लीजिए मैं किसी एक कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनी जो है वो कम पैसों में दे रही है ना, तो जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा पैसों वाले हैं, जो ज़्यादा पैसे कंपनी मांग रही है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम रहेगी मार्केट में। तो यानी कि रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस जो होते हैं उससे भी डिमांड पर असर पड़ता है। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस, जैसे कि फैशन के बारे में अगर हम बात करें तो जो फर्म जो है मार्केट में नए प्रोडक्ट, फैशनेबल प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आती है, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से वो ज़्यादा चलती है मार्केट में, है ना। फिर एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो है वो शो ऑफ के लिए चीज़ें खरीदते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट भी देखा जाता है। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना, फ्यूचर इनकम एंड प्राइसेस, अगर कस्टमर को पता होता है कि इस प्रोडक्ट के प्राइसेस जो है आने वाले टाइम में बढ़ जाएंगे, तो वो आज ज़्यादा डिमांड करेंगे, आज ज़्यादा खरीदेंगे इस चीज़ को, है ना। और अगर मान लीजिए आप कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रहे हैं, तब भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी। और दूसरी चीज़, अगर आपको पता हो कि आने वाले फ्यूचर में इस चीज़ के प्राइस कम होने वाले हैं, तो आप उस चीज़ को रुक जाएंगे कुछ दिन कि चलिए मैं फ्यूचर में खरीदूंगा उस चीज़ को, है ना। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो है ना, कितना तेज़ी से बढ़ रही है आगे। फिर बहुत सारी अदर वेरियस कंडीशन, सीजनल कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी भी डिमांड को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होती हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, जिनसे जो है पता लगता है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। फिर एक और जो चीज़ है हमने पढ़ी है हमारी बुक के पेज नंबर 104 पे गिवन है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल होता क्या है, तो ये प्राइस और आउटपुट रिलेशन शो करता है, ठीक है, और ये टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है प्राइस और डिमांड का। यानी कि इसमें क्या होता है, हम टेबल की फॉर्म में प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को जो है वो डिटरमाइन करते हैं, इसको हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। अब किसी भी गुड, मान लिया सपोज किया एक्स गुड है, ठीक, 4 रुपये पर उसकी क्वांटिटी जो है कितनी मांगी जा रही है, 10 यूनिट मांगी जा रही है। 3 रुपये जब हमने कर दिया तो ज़्यादा मांगी गई, 20 मांगी गई, 2 रुपये कर दिया गया तो 30 मांगी गई, 1 रुपये कर दिया गया 40 मांगी। हमने क्या चीज़ समझी इससे, हमने ये समझी कि जैसे जैसे प्राइस घटता चला जाएगा वैसे वैसे डिमांड जो है वो बढ़ती चली जाएगी। या अगर हम देखें नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे डिमांड जो है वो क्या होती चली जाएगी, वो कम होती चली जाएगी। देखिए यहाँ प्राइस बढ़ रहा है और यहाँ डिमांड जो है कम हो रही है, और अगर प्राइस जो है हम देखेंगे घट रहा है तो डिमांड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो यानी कि प्राइस और डिमांड का जो है वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स यानी अपोजिट रिलेशन होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है, जो अभी हमने जस्ट पीछे देखा डिमांड शेड्यूल, उसी को अगर हम डायग्रामिक प्रेजेंटेशन में दिखा दें यानी कर्व बना दें उसी का, तो हमारा क्या बन जाएगा, अगर हम उसी का कर्व बना दें तो ये बन जाएगा हमारा क्या, ये बन जाएगा हमारा डिमांड कर्व। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व, ठीक है। यानी कि देखिए अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन करा था, पीछे वाली टेबल देखी थी, एक बार पीछे करके देख लीजिए। तो उस टेबल में हमारे जिस तरीके से दिखाया जा रहा था कि एक प्राइस की डिमांड, एक प्राइस पर 1 रुपये प्राइस था तो 10 डिमांड थी, प्राइस बढ़ा, ठीक है, सॉरी एक प्राइस था तो डिमांड हमारी 40 की थी, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुई 30 रह गई, प्राइस और बढ़ा डिमांड और कम रह गई, और 4 पे आते आते ये 10 रुपये की डिमांड हो गई, ठीक है, मतलब 10 यूनिट की डिमांड हो गई। अब अगर हम इसको दूसरी तरीके से समझें तो देखिए 10 रुपये के प्राइस पे हमारी 4 रुपये की डिमांड थी, जैसे प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई, 2 रुपये और कम हुआ तो और बढ़ गई, और
वक्त 1 रुपये और कम हुआ तो और बढ़ गई। तो यानी कि डिमांड जो और सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो शो करता है ये, और डिमांड और प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप शो करता है ये हमारा। और इसके अलावा ये भी बता रहा है कि जो है प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की। फिलहाल आज के लिए एक काम करते हैं, आज के लिए डिमांड कर्व तक स्टडी करते हैं। अब थोड़ा सा आपकी बुक से देख लेते हैं डिमांड शेड्यूल के बारे में। ठीक है, तो आपकी जो बुक कह रही है उसमें एक पेज नंबर 104 में गिवन है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। तो यानी कि यहाँ ये बता रहा है कि डिमांड रेफर्स टू द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ commodity. Thus demand for commodity X refers to say 10 units of X if price of X is 5 per unit, 8 units of X if price of X good is 6 units, 6 units of X if price of X unit is 7 units and so on. And on the other hand, quantity demanded refers to a specific quantity to be purchased against a specific price of the quantity. Thus quantity demanded of commodity X refers to say 8 units of X if PX happens to be 6 units. यानी कि डिमांड जो है refers to different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible prices of that commodity. यानी कि जो डिमांड है वो अलग अलग प्राइसेस पे कितनी पॉसिबिलिटी है कि कंज्यूमर कितना कितना डिमांड करेगा उस चीज़ से रिलेट करती है। यानी कि अलग अलग प्राइसेस पे कस्टमर कितनी कितनी डिमांड करेगा। ठीक है, जैसे कि 7 यूनिट मांगेंगे, 7 रुपये रख दिया जाए अगर प्राइस, तो 10 यूनिट आएंगे, 10 यूनिट की डिमांड होगी, 8 रुपये रख दिया जाए तो 5 यूनिट या 6 रुपये रख दिए जाएँ तो 20 यूनिट की डिमांड होगी। इसको बोलते हैं हम डिमांड। और क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, स्पेसिफिक प्राइस पर जब हमारी स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज की जाती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड। सपोज 7 रुपीज़ के प्राइस पर 10 यूनिट जो है डिमांड है, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, फिर पा रहे हैं हम डिमांड शेड्यूल आपकी बुक के अकॉर्डिंग। इसमें लिखा है द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। यानी कि जो टेबल हमारी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को जो है वो रिलेट करती है उसको बोलते हैं हम डिमांड शेड्यूल। और जो डिमांड शेड्यूल है उसमें 2 तरीके का आता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर और कंज्यूमर इन द मार्केट। यानी कि ये किसी एक इंडिविजुअल बायर और कंज्यूमर को डिनोट कराता है और उसके जो है वो परचेज कंसिडरेशन को ये शो करता है। किसी एक मान लीजिए एक्स गुड्स के प्राइस और एक्स गुड्स की क्वांटिटी कितनी कितनी डिमांड की जा रही है उस चीज़ को ये डिनोट करता है। और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या बताता है, हर एक मार्केट में बहुत सारे कस्टमर होते हैं और जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है वो बताता है कि बहुत सारे कस्टमर्स के द्वारा जितने मतलब सारे कस्टमर्स मार्केट के जो है वो कितनी क्वांटिटी डिफरेंट प्राइसेस पे परचेज करेंगे, करना चाहते हैं, उसको बताता है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो अब अगर हम इसको बात करें तो इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल showing different quantities of a commodity that one particular buyer consumer is market is ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time। यानी कि इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक ऐसी टेबल होती है जो अलग अलग क्वांटिटीज़ को कमोडिटी की बताती है कि एक पर्टिकुलर बायर जो है वो मार्केट में खरीदने के लिए तैयार होता है अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे एट डिफरेंट पॉइंट एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, और मार्केट डिमांड या मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या कहलाता है, एक ऐसी टेबल होती है जो अलग अलग क्वांटिटीज सभी बायर्स या सभी कंज्यूमर्स जो मार्केट में होते हैं वो सभी जो खरीदने को तैयार होते हैं अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। यानी कि इट इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द बायर्स कंज्यूमर्स इन द मार्केट आर रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि अगर हम शॉर्ट में समझें तो इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल जो होता है वो हमारा क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसी एक पर्टिकुलर बायर के बारे में होता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल ऑल दी बायर्स के बारे में होता है। ठीक, और देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। फिर अगली बात है डिमांड कर्व, है ना। डिमांड कर्व के बारे में बात है, ये भी 2 ही प्रकार की होती है। जिस तरीके से डिमांड शेड्यूल 2 प्रकार का है उसी तरीके से डिमांड कर्व भी 2 प्रकार का है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व वो कर्व है जो डिफरेंट क्वांटिटीज को इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक पर्टिकुलर बायर के द्वारा खरीदे जाने वाली डिफरेंट प्राइस पे खरीदी जाने वाली पॉसिबिलिटीज को शो करता है। और जो हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल है, मार्केट डिमांड कर्व है, वो मार्केट डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मार्केट में मौजूद सारे कस्टमर्स के द्वारा डिफरेंट प्राइसेस पे खरीदी जा सकने वाली क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक,
तो ये हो गया हमारा मार्केट डिमांड कर्व। अब आगे हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।